ध्यान देना बिल्कुल एकदम, लास्ट है ये और हो सकता है नया भी शुरू हो जाए। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन, ठीक है। डिसोल्यूशन में कुछ क्वेश्चंस रह गए हमारे, फटाफट से समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 17 टीएस ग्रेवाल, एग्जाम्पल 17 टीएस ग्रेवाल, इसमें मैंने फुल लिखा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको फुल करना है घर से, ओके। और इसमें अगर हम गौर से देखें तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा जो मुझे बताना चाहिए, यानी आप ऑलमोस्ट कर सकते हो, क्योंकि बेटा एक बार क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लेते हैं। इसके अंदर क्रेडिटर बीपी लोन बाई, बात नहीं करो, लोन बाई मिसेस ए, लोन बाई मिसेस बी, ये आउटसाइड है। ये मिसेस ए और मिसेस बी जो पार्टनर्स की वाइफ होती हैं वो आउटसाइड लायबिलिटी मानी जाती है। लोन बाई बी, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ए कैपिटल, बी कैपिटल, कैश इन एंड, कैश एट बैंक, स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेटर, पीवीडी, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, पी एंड एल डेबिट का, ठीक है। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। ए अंडरटुक टू पे लोन बाय मिसेस ए एंड टुक स्टॉक इन ट्रेड 4000, सिंपल एंट्री है। बी टुक हाफ इन्वेस्टमेंट एट द रेट 10% डिस्काउंट, डेटर रियलाइज 19000, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वर ड्यू आफ्टर 1 मंथ एंड पेड इमीडिएटली एट 6% पर एनम डिस्काउंट। तो 1 मंथ का डिस्काउंट निकलेगा इसमें, जब आप डिस्काउंट निकालेंगे क्रेडिटर पर, क्योंकि 6% पर एनम है और आप 1 महीने पहले पेमेंट कर रहे हो, तो क्रेडिटर जो रियलाइज्ड होंगे, जो उनकी बुक वैल्यू है उसका 6% 1 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करके डिस्काउंट लेस करके जो आएगा वो रियलाइजेशन माना जाएगा क्रेडिटर का। प्लांट इतने में रियलाइज हुए, बिल्डिंग दी हुई है, गुडविल भी रियलाइजेशन दिया हुआ है और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट इतने के गए हैं। देयर वर ओल्ड प्रिंटर इन द फर्म व्हिच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स, इट इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी रियलाइज, ये अनरिकॉर्डेड असेट्स हो गई। इट वाज टेकन बाय बी एट द एस्टिमेटेड प्राइस। अगर कोई पार्टनर अनरिकॉर्डेड असेट्स को टेक ओवर कर लेता है तो उसका रियलाइजेशन आपको बताया था पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए हुए नॉर्मली फर्म के ही एक्सपेंसेस और फर्म को ही बॉर्न करने हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, लोन अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। सारी चीजें सिंपल है, करके देखना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नॉर्मल है, मतलब इसको आप करना जरूर क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन कुछ कम हुए इस चैप्टर में। इस क्वेश्चन को कर लोगे तो सारी चीजें सिस्टम से आ जाएगी, ठीक है। करके देख लेना, कोई भी डाउट रहता है कल मुझसे पूछ लेना, पर करो भाई साथ के साथ काम, इकट्ठा मत करो काम। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल 20 टीएस ग्रेवाल। एग्जाम्पल 20 टीएस ग्रेवाल देखते हैं क्या है भाई। ये भी फुल है ना, ये भी आपको खुद करना है, लेकिन इसमें 3-4 लाइनें हैं जो मैं आपको समझा देता हूं, मैंने अंडरलाइन की हुई है। देखिए भाई इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। रूल्स तो आप लोग सब पढ़ चुके हो, जो बच्चे नहीं आए थे कल तक या 2-3 दिन से नहीं आ रहे हैं, वो लोग ध्यान से वीडियोस देख लें। क्रैश कोर्स के नाम से भी वीडियोस हैं, और ग्रुप में भी और यूट्यूब पर भी है, ठीक है। सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। चीजों को स्लो करके भी सुन लोगे तो आ जाएगा समझ में, पूरा कोर्स समझ में आ जाएगा। जिन्होंने अभी तक, जिनके जो चैप्टर्स वीक हैं, वो अभी भी उन वीडियोस के करेंगे तो आई प्रॉमिस सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ है उसके अंदर, सब कुछ इन शॉर्ट जो मेन चीजें हैं वो सब कुछ है। 30-32-33 वीडियोस है, बड़े आराम से आप देख सकते हो। फर्स्ट वॉल्यूम की मेरे ख्याल से आज को मिला के 34 वीडियोस बनेगी पूरे वॉल्यूम की। पूरा फर्स्ट वॉल्यूम 34 वीडियोस में कवर है उनमें। अभी भी घर पे करना शुरू करोगे तो हो जाएगा। तो भाई इसमें हुआ क्या है, 3 पार्टनर है, अनिल, भानु, चंदू। बस एक बात और, कोई डाउट रहेगा 1-2 दिन में, जिसको एक्स्ट्रा क्लास चाहिए हो मुझसे वो ले सकता है, जिसके डाउट्स हो, है ना। अपने काम इकट्ठा कर लो, 2-3 दिन, 1-2 दिन में जिसको डाउट हो, एक दिन पहले मुझसे एक्स्ट्रा क्लास की नीड लेके उसमें केवल डाउट बताऊंगा, वो भी वॉल्यूम बन के। किसी को कोई डाउट पूछना हो, कुछ सम्स उन्होंने किए हो, नहीं समझ में आ रहे हो, मॉर्निंग टाइम पे बुला करके मैं डाउट्स बता सकता हूँ। या जिसको भी डाउट्स पूछने हो 1-2 दिन में इकट्ठे कर लो, अपने डाउट्स पूछने के लिए मुझसे एक्स्ट्रा टाइम ले लेना, पर कर लो, ठीक है। स्पेशली बॉयज और गर्ल्स में पूर्वी है, गुण है, ये जो आर्यांशी है, जो बच्चे लेट आए थे, ये अगर कर लेंगे, इनके डाउट्स आएंगे तो मैं बता दूंगा। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे वॉल्यूम के करो जो मैंने लगाए, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अनिल, भानु और चंदू, बेटा ये 3 पार्टनर है, ठीक है। इसमें देखो ग्रीन लाइन सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे लगी हुई है। फर्स्ट पॉइंट क्या है गाइस, अनिल टुक कंप्यूटर एंड इट्स बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। मतलब अनिल ने कंप्यूटर लिया है अपने लोन के सेटलमेंट में। अब कोई तो लफड़ा होगा, मैंने ग्रीन लाइन लगाई है इस पे। जरा एक काम करो, देखो इसमें अनिल का लोन कितना है, लायबिलिटी में देखो अनिल का लोन कितना है, 1 लाख, है ना।
और कंप्यूटर की कीमत कितनी है 80,000। वैसे तो ये नॉर्मल है ना, फिर भी चलो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कल बताया था ये क्या है, ये बच्चों ये एंट्री होगी नहीं, सही है क्या, नहीं गलत बोला ना मैंने, होगी एंट्री होगी। वो जब नहीं होती जब आप ट्रांसफर कर चुके होते हैं उसके अंदर, रियलाइजेशन के अंदर, क्योंकि लोन जो होता है ना, लोन थोड़े ना आप रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर का लोन आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो उसकी एंट्री तो दिखानी पड़ेगी ना आपको। तो अनिल ने क्या किया है, लोन के बदले, मतलब फर्म ने क्या किया है, अनिल के लोन को पेड ऑफ करने के लिए उसको कंप्यूटर दे दिया है फर्म का, जो कि रिकॉर्डेड है। तो आप क्या कर रहे हैं गाइस, क्योंकि आपने कंप्यूटर सबसे पहले ट्रांसफर किया होगा रियलाइजेशन में, जितनी भी एसेट्स होती हैं मैंने बताया था रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी पड़ती है डेबिट साइड में। तो अभी वो कंप्यूटर नहीं है, रियलाइजेशन के नाम से पुकारा जाएगा, उसको ले गया अनिल का लोन, तो अनिल लोन डेबिट टू रियलाइजेशन, और अमाउंट कितना जाएगा गाइस, जितना कंप्यूटर में है, कंप्यूटर के आगे कितना अमाउंट है 80,000। तो बच्चों एक बात सुनो, आपको लोन का पेमेंट कितना करना था अनिल का, 1 लाख रुपए का। भाई आपको अनिल के 1 लाख रुपए का लोन देना था, फर्म के लिए जो लायबिलिटी थी 1 लाख थी, लेकिन सेटलमेंट केवल 80,000 में हुआ। तो कल की वीडियोस में भी हमने आपको बताया था कि जितना पेमेंट आपने कम किया है वो फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया, वो गेन हो गया फर्म का, है ना, क्योंकि फर्म लायबिलिटी कम पेड ऑफ कर रही है ना, और वो गेन आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। तो एक 20,000 की एंट्री होगी, पहली एंट्री तो होगी लोन बाई अनिल डेबिट टू रियलाइजेशन 80,000, दूसरी एंट्री होगी लोन बाई अमित डेबिट टू रियलाइजेशन 20,000। ये गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है, ठीक है। 80,000 रुपए कंप्यूटर की वैल्यू जो हमने उनको दे दी है, लोन वालों को लोन्स को सेटल कर दिया, बाकी जो 20,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है वो हमने ट्रांसफर किया है रियलाइजेशन में, ये एंट्री होगी, ठीक है। उसके अलावा बेटा हमने थर्ड पॉइंट में भी अंडरलाइन की है। थर्ड पॉइंट क्या है, भानु टुक सन्ड्री एसेट्स, बीच का स्किप कर दिया, वो कॉमन था इसलिए। भानु टुक सन्ड्री एसेट्स एट 72,000 बीइंग 10% लेस द बुक वैल्यू, ठीक है, वो एक इंफॉर्मेशन है। तो एक एंट्री तो ये होगी कि भानु ने क्या करा, हमारी एसेट्स ले लिए 72 में, तो ठीक है गाइस, एंट्री तो आपको पता ही है, जब कोई एसेट्स लेता है तो भानु की कैपिटल हो जाएगी डेबिट, क्योंकि कोई भी पार्टनर कुछ लेगा तो उसकी कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। डेली के लेक्चर्स में मैं बता रहा हूं, भानुस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अमाउंट जाएगा 72,000, ठीक है। अब इसके बाद आप जरा अपने क्वेश्चन की बैलेंस शीट में देखो कि आपको सन्ड्री एसेट्स दिए कितने के हुए हैं। बैलेंस शीट में बेटा आपको 1,70,000 रुपए के सन्ड्री एसेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे जो 72,000 के वो रियलाइज हुए, दैट इज रियलाइजेबल प्राइस, दिस इज नॉट बुक वैल्यू। 72,000 ये वो प्राइस है जिसपे वो लेके गया है, और ये बुक वैल्यू से 10% कम है, यानी कि इट इज एज इक्विवेलेंट एज 90% ऑफ बुक वैल्यू। तो अगर हम इसमें 90% का डिवाइड लगा दें तो हमें बुक वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आएगी आपकी 80,000। अब आप भले ही चेक कर सकते हो, 80,000 का 10% करोगे 8,000, 80,000 में से 8,000 घटाओगे तो बन जाएगा वो 72,000। इसका मतलब 1,70,000 रुपए की सुंदरी एसेट्स में से 80,000 रुपए की सुंदरी चली गई, 90,000 रुपए की सुंदरी एसेट्स हमारी रह गई अभी भी। इनके लिए क्या करना है, इनके लिए चंदू टुक the remaining sundry assets at 90% of book value less 1,000 as a discount, इसका भी 90%, यानी कि 81,000, उसमें भी 1,000 लेस, यानी कि 80,000। जो दूसरा पार्टनर है चंदू, उसने बची हुई एसेट्स को 80,000 रुपए में लिया है। एंट्री विल बी, कोई पार्टनर कोई भी एसेट्स लेता है उसकी कैपिटल को डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। चंदूस कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन 80,000। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। 72 में 90% का डिवाइड लगाया है क्योंकि 70% रियलाइजेबल प्राइस है, ना कि बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू बनानी पड़ेगी ताकि बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू घटा के रिमेनिंग बुक वैल्यू निकाल सके और फिर उसको रियलाइज कर सके फर्दर पार्टनर्स के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा ये इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट मैंने कल समझा ही दिया था आपको, है ना, कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, एक्रूड लिखा है बट उसका मतलब आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को वैसे ट्रीट करेंगे जैसे कि आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का रियलाइजेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा गाइस इसमें इसने बोला है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बच्चों वैसे तो आपको पता है, फिर भी समझ लो, सारी एंट्रीज जब आप कर लोगे और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर दोगे जर्नल से, जो मैंने आपको जर्नल सिखाए हैं इसमें, उसके बाद आप लोग क्या करना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग करना हर एक पार्टनर की, है ना,
और एक साइड का बड़ा होगा, एक साइड का छोटा होगा। अगर किसी पार्टनर की क्रेडिट एक्सीड कर रही है डेबिट को, तो इट मींस उस पार्टनर की क्रेडिट कैपिटल ज्यादा है, इसका मतलब उस पार्टनर का एक्सेस है कैपिटल, वो विड्रॉ कर लेगा। आप उसकी एंट्री जो करोगे वो विड्रॉ वाली करोगे। ये सब क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा, ये आपको डिसोल्यूशन चैप्टर में जब भी पार्टनर्स कैपिटल बनाने की बात होगी या जनरल एंट्रीज फुल पूछेगा तो ये चीज आपको ऑटोमेटिकली पुट करनी है एंट्री, कि आप कैपिटल अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं, हिसाब बंद करते हैं जब आप उसका, तो उनका सेटलमेंट करके करते हैं। टोटल करेंगे, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल घटाएंगे, अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो इसका मतलब विड्रॉ वाली एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। और अगर डेबिट ज्यादा है किसी पार्टनर का, क्रेडिट कम है कैपिटल अकाउंट का, तो ब्रिंगिंग वाली एंट्री होगी, दैट इज डेफिशिएंसी। तो वो लेके आएंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस हिसाब से इस जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग होगी, और इसमें बैलेंस शीट बनती नहीं है क्योंकि फर्म खत्म हो रही है। तो बैलेंस शीट का क्या मतलब है, कैश और बैंक का टोटल बराबर आना जरूरी है, ठीक है। लास्ट में आपका कैश और बैंक का टोटल बराबर आ रहा है तो सब कुछ बढ़िया है। वीडियोस देख लेना आज ही जा करके, 2 वीडियोस है बस डिसोल्यूशन की, बहुत छोटा चैप्टर है, 2 वीडियोस में कवर किया है मैंने। पढ़ लो बच्चों, मन लगा के पढ़ लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कोई डाउट हो तो पूछ लेना साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 20 टीएस ग्रेवाल 21 सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल 21 टीएस ग्रेवाल। देखिए 21 में मैंने एक वर्ड यूज किया है पार्ट, मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, घर जाके जो मैं समझा रहा हूँ उसको थ्योरेटिकली लिख लेना है अपनी कॉपी में, और उसकी जो एंट्री होगी वो लिखनी नहीं है, पूरा क्वेश्चन नहीं करना है। जहां पार्ट लिखा है मतलब उसको केवल थोड़ा सा पार्ट सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, ए बी सी 3 पार्टनर है और इसने हमसे एग्जैक्टली पूछा क्या है। मैंने अंडरलाइन किस चीज पे की है, ग्रीन लाइन देख रहे होंगे आप, किस पे की है ग्रीन लाइन, एज करंट अकाउंट लिखा हुआ है और बीज करंट अकाउंट लिखा हुआ है। आप जरा गौर से देखो, आपसे बोला गया है एज करंट अकाउंट, यानी आपको जो बैलेंस शीट दी हुई है उसमें ए का करंट अकाउंट और बी का करंट अकाउंट का बैलेंस आपके पास है ऑलरेडी, क्रेडिट, इसे बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अगर ये एसेट्स में होता सर तो इट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। और गाइस आपको लास्ट में क्वेश्चन में देखो मैंने एक और अंडरलाइन की है, आपको प्रिपेयर क्या करना है इसके अंदर, पार्टनर करंट अकाउंट। तो बच्चों आपको क्या करना है, करंट अकाउंट को बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे आप कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, ए बी सी 3 पार्टनर है, ए का बैलेंस लिखेंगे, बी का लिखेंगे, बी का ए और बी का लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट में, और सी का आप देखेंगे असेट्स में दिया हुआ है तो टू बैलेंस सीडी, सॉरी टू बैलेंस बीडी, सी का लिखेंगे डेबिट साइड में, ठीक है। असेट्स में दिया होता है तो डेबिट होता है, लायबिलिटी में दिया होता है तो क्रेडिट होता है। सबसे पहले आप एक करंट अकाउंट ड्रॉ करेंगे, बाय बैलेंस बीडी, ए का ए के में, बी का बी के में, और फिर टू बैलेंस बीडी, सी का डेबिट साइड में, ठीक है। इसके बाद आपको कोई फारसी नहीं करनी है, आपको ये वाला जो बैलेंस है आपको अपने मन से ही एंट्री करनी है, क्योंकि इसमें कुछ और होता ही नहीं। डिसोल्यूशन चैप्टर में करंट अकाउंट का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ इतना रोल होता है कि इन लोगों के जो बैलेंसेस हैं वो आप ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल में। तो गाइस ए और बी के क्रेडिट बैलेंस है, कल मैंने एंट्री बताई हुई थी, थ्योरी में भी दी थी कल, कि ए और बी का जब क्रेडिट बैलेंस है तो उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, तो एंट्री विल बी एज करंट, एक एक करके भी कर सकते हो, एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। अब आप करंट अकाउंट बना रहे हो तो यहां डाल दोगे टू एज कैपिटल, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा ए का टोटल। फिर ऐसे ही बी का करोगे, बी का भी क्रेडिट में दिया हुआ है, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। सी की एंट्री उल्टी कर दोगे क्योंकि सी का आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो उसकी आप एंट्री करोगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। इस एंट्री के बिहाफ पर आप पोस्टिंग कर लोगे करंट अकाउंट में, ऑटोमेटिकली करंट अकाउंट का टोटल बराबर आ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा करंट अकाउंट में, और इसी एंट्री के बिहाफ पर आप कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करोगे, और बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे और क्वेश्चंस हो रहे हैं, सिर्फ जो चेंजेस था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और ये भी कांड जब करना है, ये करंट अकाउंट जब बनाना है जब वो बनाने की बोल रहा है, अदरवाइज नीड नहीं थी, सिर्फ इस एंट्री के बिहाफ पर डायरेक्ट आप कैपिटल अकाउंट में ले जाते, अगर वो क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलता कि प्रिपेयर करंट अकाउंट, ठीक है। और आगे बढ़े, सब आ जाएगा समझ में, सीक्वेंस में वीडियो देख लेना, बस मैं इतना ही कह सकता हूं। जो भी गैप कर रहे हैं किसी भी वजह से बेटा, सीक्वेंस में वीडियो देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा वीडियो को 0.75 पे कर लेना, नॉर्मल स्पीड की जगह 0.75 कर लेना, आराम से आवाज समझ में आने लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल 8 डीके। आते नहीं करो एग्जाम्पल 8 डीके में क्या है भाई, इसमें भी हमने आपको पार्ट लिख के दिया है, पूरा क्वेश्चन नहीं करना है।
तो बच्चों गौर से देखेंगे अपने क्वेश्चन को, मिल गया सबको। इसमें देखिए बेटा, एक तो लिखा है जीज लोन। एक्चुअली इसके अंदर जो पार्टनर है वो 3 पार्टनर है, डी, जी और टी, 3 पार्टनर है। अब आपको जो लायबिलिटी में दिया है, जी का लोन दिया है 8,000 लायबिलिटी में, ठीक है, और जी की डेबिट बैलेंस दी है कैपिटल की 20,000। तो कभी भी इतने उतावले मत हो जाना कि आप वो वाली प्रॉपर्टी लगा दो कि सर नहीं तो बताई थी कि अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस होता है तो उस पार्टनर के लोन को, अगर उस पार्टनर ने फर्म को लोन भी दिया हुआ होता है तो उस पार्टनर के लोन का रीपेमेंट नहीं करते, बल्कि उसकी डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल से कोई की पूर्ति करने में उस लोन को यूज करते हैं। ऐसा मत करना, क्योंकि मैंने ये स्टेटमेंट पास ही नहीं किया, ना मैंने ये थ्योरी पास की है। मैंने बोला था आफ्टर फाइनल बैलेंस, ये एडजस्टेड बैलेंस, ना कि ओपनिंग बैलेंस। दिस इज अ ओपनिंग बैलेंस ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। तो इस बैलेंस को देख करके डेबिट और क्रेडिट का अंदाजा नहीं लगाना है, आपको जी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, सारी चीजें ट्रांसफर करनी है पूरे सवाल में जो भी चीजें, उसके बाद भी स्टिल अगर उसका डेबिट बैलेंस निकले तो आपको उसके लोन को पेमेंट ना करके उसका लोन का सेटलमेंट उसकी डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल से करना है। अदरवाइज आपको लोन का अलग से पेमेंट करना है और उसकी कैपिटल तो फिर डेबिट बैलेंस अपना छोड़ ही देगी, है ना। तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ है। जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने घर पे तो आपको पता चलेगा कि जी का जो ट्रांसफर करने के बाद जो आ रहा है वो डेबिट बैलेंस नहीं आ रहा, क्योंकि जी को जो डेबिट में था 20,000 था केवल, ठीक है, और उसका जो क्रेडिट में सामान है वो है करीब 45,000। क्रेडिट में उसके 45,667 रुपीज है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 45,667 एंड टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 20,000। तो ये कहाँ है डेबिट बैलेंस, क्योंकि इसमें क्रेडिट ज्यादा हो गया और डेबिट कम हो गया। तो ओवरऑल जी का जो है बेटा वो क्रेडिट बैलेंस नहीं निकल रहा, डेबिट बैलेंस निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि सीधी सीधी सी बात है कि जी का जो लोन है वो नॉर्मली पेड किया जाएगा फर्म के द्वारा। तो एक नॉर्मल एंट्री होगी जीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, और बाकी जो उसका क्रेडिट बैलेंस एक्स्ट्रा है वो पैसा वो अपने घर पे ले जाएगा। तो जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 25,667, ठीक है, और बस, ठीक है, और क्या है। इसके अलावा एग्जाम्पल 32 डीके है क्या, क्या मतलब जी होगी आज। एग्जाम्पल 25 ऐसे ये बेटा होता है बड़े बूढ़े आदमी। एग्जाम्पल 25 डीके, इसमें भी भाई पार्ट है। इसमें बेटा 3 पार्टनर है, राम, श्याम और मोहन। एक तो हमने राम का लोन दिया हुआ है 40,000, उसको अंडरलाइन किया हुआ है जो बैलेंस शीट में दिया है। इसके अलावा एक एडजस्टमेंट है इसके अंदर भाई, वन ऑफ द क्रेडिटर टुक सम ऑफ द पेटेंट हुज, आकाश ध्यान से सुनना, तुमसे पूछूंगा। वन ऑफ द क्रेडिटर टुक सम ऑफ द पेटेंट हुज बुक वैल्यू was 8,000 at a valuation of 4,800. Balance of the creditor were paid at a discount of 1,200. तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, हम अपने क्वेश्चन में जो क्रेडिटर दिए हुए हैं बैलेंस शीट के अंदर वो देखते हैं। बेटा हमारी बैलेंस शीट में कितने क्रेडिटर दिए हुए हैं, 40,000 के, 40,000 रुपए के क्रेडिटर हमें बैलेंस शीट में दिए हुए हैं, ठीक है। और हमसे बोला गया है कि हमारे एक क्रेडिटर ने टुक सम ऑफ द पेटेंट, कुछ पेटेंट्स लिए हैं जिनकी कीमत कितनी है 8,000, लेकिन उन पेटेंट्स को कितने में लिया है 4,800 में। तो गाइस 8,000 का कोई रूल नहीं है, सीधे सीधे क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर देखो, क्रेडिटर रिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो आप रियलाइजेशन में डालते हो, और पेटेंट भी आपकी रिकॉर्डेड लायबिलिटी है ना। तो दोनों चीजें इसकी एंट्री नहीं होगी, 4,800 रुपीज की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था रिकॉर्डेड लायबिलिटी का सेटलमेंट रिकॉर्डेड असेट से करते हैं तो उसकी एंट्री नहीं होती है। तो इस ना तो 8,000 से कोई मतलब है ना 4,800 से कोई मतलब है। हाँ, इतना हमें जरूर पता है कि हमारे जो क्रेडिटर थे वो 40,000 के थे, जिसमें से 4,800 वाले निपट गए। अब 40,000 में से 4,800 चले गए तो कितने बचे, 35,200,
इनका सेटलमेंट कैसे करना है उसकी कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। उसके लिए लिखा है जो बैलेंस क्रेडिटर है उनको हमने 1200 रुपए के डिस्काउंट पे पेमेंट कर दिया, तो 35,200 में से गए 1200, तो बचे 34,000। यानी नॉर्मल इस पूरी कंडीशन में एक ही एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू बैंक, अमाउंट 34,000। चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन। यस बाय, ठीक है, टू बैंक 34,000। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ये हो गया क्रेडिटर का पंगा। एक इसमें पॉइंट नंबर 5 डाला है मैंने, शेयर इन वाई कंपनी। देखिए आप अपने क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो आपको असेट्स में शेयर्स 300 शेयर इन वाई कंपनी। शेयर देख के पागल से मत हो जाना, दिस इज अ पार्टनरशिप, दिस इज नॉट अ कंपनी। आपको पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट में कभी भी शेयर लायबिलिटी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि शेयर को लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट तो होता ही नहीं ना पार्टनरशिप में। शेयर इश्यू करने का राइट कंपनी का थोड़े, फर्म का थोड़े ना होता है ना। तो अगर आपको शेयर दिख रहे हैं तो खुश मत हो जाना, जब वो शेयर नहीं जो देख के खुश हो जाओ। दिस इज ओनली द, बेटा क्या कर रहे हो बच्चा, क्या हो गया? दिस इज ओनली द इन्वेस्टमेंट। अगर आपको पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट की बैलेंस शीट में शेयर्स दिख रहे हैं असेट्स में, तो इसका मतलब आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो आपके लिए एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट है। तो आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपके पास किसी वाई कंपनी के 300 शेयर है, और वो आपको कितने की बुक वैल्यू उनकी 18,000 रुपए है ना। अभी आपको इसका रियलाइजेशन कैसे करना है, जैसे नॉर्मल असेट्स होती है वैसे ही इसको पहले तो आप रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि सारी एसेट्स आपको रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करनी होती है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 5th पॉइंट पढ़ेंगे, शेयर्स इन वाई कंपनी वर वैल्यूड एट 12,000। मतलब जो हमारी वाई कंपनी है उसके शेयर की कीमत 12,000 रुपए लगाई गई है, और ऑल पार्टनर डिवाइडेड दीज शेयर इन देयर पीएसआर। तो बच्चों इसकी जो रियलाइजेशन की एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन, तो आपका खत्म हो रहा है, यानी कि पार्टनरों की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। जब भी हम कोई भी एसेट्स पार्टनर्स को देते हैं तो उनकी कैपिटल को डिक्रीज कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कौन कौन से, राम, श्याम और मोहन। राम्स कैपिटल डेबिट, श्याम्स कैपिटल डेबिट, मोहन्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन 12,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनके रेशियो में, ना कि 18,000 रुपए होंगे। ठीक है, बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, जो रियलाइजेबल प्राइस है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। क्लियर है? कोई दुविधा लग रही हो मन में तो पूछ सकते हो, और बाकी नई बैलेंस शीट बनती है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल 32 डीके का पॉइंट नंबर 2 और 4। देखिए एग्जांपल 32 डीके पॉइंट नंबर 2। गाइस इसके अंदर 3 पार्टनर है, अंकित है, बॉबी है और कार्तिक है। कुछ है क्या? अंकित, बॉबी और कार्तिक 3 पार्टनर है। अच्छा अंकित तो स्कूल वाले अंकित को देख के याद आ गई हुई दीदी की तो देख रहे थे तो दूर ऐसे अंकित, चलिए कब दूसरी पॉइंट रिकॉर्ड हो रही है। अंकित, बॉबी और कार्तिक बेटा 3 पार्टनर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हो तो बने ना, हम क्या कर सकते हैं। अब इसका पॉइंट नंबर 2 पढ़ लेते हैं। अ लायबिलिटी अंडर अ स्यूट। स्यूट क्या होता है? स्वीट थोड़ी पूछा है ना, SUIT क्या होता है स्वीट? कोई नहीं जानता? परी ओ बिडे, ऐसी टांग थोड़ी अंग्रेजी की है बेटा। रुको सुनने तो क्या, देखो कुछ बच्चे सर्च करते हुए नहीं करते हुए, मतलब क्वेश्चन सर्च करते हुए। हाँ सर वही सर, 2 लोगों के बीच में मतलब एक सेटलमेंट होता है एक टाइप का लीगली सर इंटरेस्ट है, मैं भी बता रहा हूँ। और क्या बेटा इंटरेस्ट है नहीं, और कोई बच्चा सूद वो तो अलग चीज होगी, सोन सूद के घर पहुंच गए। और कोई बच्चा? हाँ बोलो सौम्या कमल। कोई नहीं वीडियो पेज पे किसको नहीं पता? भाई साहब इंग्लिश का पेपर कब है? 4 है मोस्ट डैमेज के लायबल है। हाँ कहाँ से ढूंढ लाया? अच्छा देखिए इसका मतलब होता है मुकदमा। अब कनेक्ट करके पढ़ते हैं, देखो अ लायबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेजेस, मतलब क्लेम फॉर डैमेजेस, मतलब जब आपके विरुद्ध, अभियोग इसको हिंदी में वैसे बोलते हैं अभियोग, मतलब जब आपके विरुद्ध, मतलब आपकी फर्म के अगेंस्ट, आपकी फर्म के अगेंस्ट, मेरी बात समझिए, ये लीगल, ये लॉ का वर्ड है,
सूट। जब आपके अगेंस्ट, आपकी फर्म के अगेंस्ट कोई केस किया जाएगा ना, तो ये बोला जाएगा कि आपके अगेंस्ट सूट किया गया है, मतलब आपके ऊपर, आपकी फर्म के ऊपर किसी पर्पस से लीगल एक्शन लिया गया, एक केस किया गया, जिसके लिए टर्म यूज होता है एसयूआईटी सूट। ठीक है, तो अब करना क्या है, लायबिलिटी, एक मतलब फर्म की लायबिलिटी बन गई है अंडर अ सूट फॉर डैमेजेस, मतलब फर्म से कोई नुकसान हो गया था, किसी का डैमेज हो गया था, किसी को कोई नुकसान हो गया था फर्म से, उसके विरुद्ध उस व्यक्ति ने या उस संस्था ने हमारे ऊपर, हमारी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस किया था, सूट किया था, और वो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, यानी वो अब हमारी लायबिलिटी बन गई है, हमें उस बंदे को पैसा कंपनसेशन देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इंक्लूड इन क्रेडिटर, ये चीज ऑलरेडी क्रेडिटर में इंक्लूड थी, यानी ये पहले से ही हमें पता था कि हमारे क्रेडिटर के अंदर, जो हमारे क्रेडिटर है उसके अंदर कुछ अमाउंट ऐसा है जो किस वजह से वो लोग क्रेडिटर के अंदर आए हैं, डैमेज के अगेंस्ट उन्होंने हम पे जो क्लेम किया है उस वजह से वो हमारी क्रेडिटर लिस्ट में इन्वॉल्व है, ना कि हमने उनसे उधार माल खरीदा इस वजह से वो हमारी क्रेडिटर लिस्ट में इन्वॉल्व है। मुझे तेरे पैसे देने और इसके पैसे देने हैं, तो ये तू भी मेरा क्रेडिटर है, ये भी मेरा क्रेडिटर है, लेकिन ये बंदा मेरा क्रेडिटर इस वजह से है क्योंकि मैंने इससे उधार माल लिया है, लेकिन तुम मेरे क्रेडिटर इस वजह से हो क्योंकि मैंने तुम्हारा कोई नुकसान कर दिया था, तुमने मेरे खिलाफ केस किया कोर्ट में, मेरी फर्म के खिलाफ केस किया कोर्ट में, और वो एक्सेप्ट हो गया, तो तुम मेरे क्रेडिटर बन गए कि मुझे आपका पैसा देना है। ठीक है, तो अब ये बात पहले से इन्वॉल्व है क्रेडिटर के अंदर, तो ये तो आप ट्रांसफर कर चुके होंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाती हैं। अब इसका सेटलमेंट कैसे करना है वो पढ़ते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, वॉज सेटल्ड, समझ में आ भी रहा है कि नहीं, वॉज सेटल्ड एट 32,000 एज अगेंस्ट ओनली 13,000 प्रोवाइडेड इन दी बुक्स, मतलब ये जो तुम्हारा लफड़ा था ना वो 13,000 का था, लेकिन मैंने जो तुम्हें खुश होकर कितने पैसे दे दे, 32,000 रुपया। इट डज नॉट मैटर, कोई भी एसेट्स और कोई भी लायबिलिटी कितने की है और कितने में जा रही है उसका रियलाइजेशन चैप्टर में कोई रूल नहीं होता है। जितने की उसकी बुक वैल्यू है वो जानी चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट्स या लायबिलिटी, और कितने में वो सेटल हो रही है वो भी रियलाइजेशन में जानी चाहिए, उस अमाउंट से जितने में वो सेटल हो रही है, बीच के डिफरेंस से कोई मतलब नहीं होता। तो जब आपकी वो लायबिलिटी थी 13,000 रुपए की, तो वो आपने क्रेडिटर में, जब आप क्रेडिटर दिखा रहे हो तो ऑलरेडी इसका मतलब वो आपने दिखा दिए रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। अब आप उनको सेटलमेंट कितने में कर रहे हो, 32,000 रुपए में, तो 32,000 रुपए के सेटलमेंट की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि जब भी हम लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो उस लायबिलिटी का नाम नहीं डालते, रियलाइजेशन का नाम डालते हैं, क्योंकि उससे पहली वाली एंट्री में हम उस लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ऑलरेडी ट्रांसफर करके आ चुके हैं। तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अमाउंट 32,000। अब बात ध्यान से सुनो, और क्रेडिटर में से कितने की पिक्चर सबमिट गई, 13,000 की। भले ही हमने उन्हें 32,000 निपटाए हैं, लेकिन अब ये नहीं बोलेंगे कि क्रेडिटर 32,000 के निपट गए, 13,000 रुपए के क्रेडिटर 32,000 में समझे, बात अच्छी है, लेकिन चीज कितने की खत्म हुई है, सिर्फ अभी 13,000 की, क्योंकि तेरी कीमत तो 13,000 थी, मैं तुझे दे क्या रहा हूं उससे मतलब नहीं है, सिमटाया कितने में, मैं सिमटाया कितने का सौदा मैंने, 13,000 का, तो बाकी के क्रेडिटर कितने रह गए, देखना जरा हमारी बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर कितने दिए होंगे बेटा, टोटल क्रेडिटर 50,000। गाइस हमारे टोटल क्रेडिटर जो थे 50,000 के थे, इसका मतलब ये भाई सब होंगे 37 के, तुम भाई सब होंगे 13 के, तो तुम्हें मैंने कितने का सौदा दे दिया, 32 का। तो ये मूर्ख का मत करना सज्जी, टोटल व्यवस्था 50 की, 32 तो दे दे ना, 18 बजे घंटा, अबे 13 निपटे अभी, 37 रह गए हैं, इसको इसका पैसा देंगे और तेरे को 32 देंगे, तो 37 प्लस 32 इज इक्वल टू कितने हुए, 69। एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 69,000। चेक करो सॉल्यूशन, 69,000। आगे समझ में, एक एक पॉइंट निकाल के ला रहा हूं मैं आपके लिए, बस आप मेहनत करो, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मैं तीनों बुकें पढ़ के निकाल के दे रहा हूँ, तीनों वॉल्यूम की मैं ही निकाल के दूंगा, आप सिर्फ पढ़ो, जो मैं दे रहा हूँ सौदे वो सब पढ़ लो ढंग से, आपको मेहनत नहीं करनी है। क्लियर हो गया? तो ये चीज बहुत कंफ्यूजन वाली थी जो बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते, इसका कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से समझना है कि 13,000 रुपए की चीज 32 में गई है, तो ये मत समझ लेना कि 50,000 में से 32,000 का सेटलमेंट हो गया घंटा, 50,000 में से सौदा तो 13,000 का साइड हुआ है, वो कितने में हुआ, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है, इसके बाद बेटा एक और पॉइंट है इसके अंदर, नहीं
कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, बस और तो मेरे को नहीं लग रहा कि इस क्वेश्चन के अंदर कोई और पॉइंट है, या मैंने चूज किया था कोई पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और किया था, फोर्थ पॉइंट नहीं, मैंने उस पर ग्रीन पेन नहीं करा ना, नहीं करना, फोर्थ पार्ट लिखा है इसलिए मैंने जिस पे ग्रीन पॉइंट किया वही है। देखिए अब मेरी बात सुन लो यार, इतना रिलैक्स मत हो गए, हमारे पास समय कम है, काम बहुत बहुत ज्यादा है। देखो अभी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़े से डिसोल्यूशन के रहते हैं, थोड़े से डेथ के रहते हैं, लैक ऑफ टाइम नहीं बन पा रहे हैं, हो सकता है मैं आज बना लूँ। तो अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा बहुत ही टाइम बचा होगा, ज़्यादा बचा भी नहीं होगा, आज आपको शेयर का एक ओवरलुक दे देता हूँ ना, कल से शेयर के मेन मेन क्वेश्चंस कर लेंगे। और अगर मैं ओवरलुक दे रहा हूँ तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन में ग्रुप में डाल दूँ, खुद ही कर लेना, क्योंकि मैं अभी पूरा आपको अच्छे से समझा देता हूँ। कितने मिनट से अपने पास? 13-15 ही हुआ, 15 बेटा, इसको पॉज करेंगे के लिए